और अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले बड़ी खबर कि मौसम का जो मिजाज है वो उत्तराखंड में बदल गया है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून की बात करें तो यहां सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है और 2 दिनों से लगातार गर्मी जो लोगों को सता रही थी उससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है, पूर्वानुमान जारी किया है कि आज प्रदेश भर में बारिश होगी। बारिश का पूर्वानुमान, उत्तराखंड में मौसम बदल गया है और बदले मौसम से लोगों को राहत मिल रही है। 2 दिनों से हो रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मैदानी क्षेत्रों में कल तापमान 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह से ही मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट आई है। आप देख सकते हैं कि राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह राजधानी में भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। इसके साथ साथ पहाड़ी जिलों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। इससे पहाड़ी जिलों में ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो गई हैं, क्योंकि कई जगह सड़क मार्ग बाधित होने से आवाजाही पर रोक लग गई है, दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था कि 10, 11 और 12 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, तो वो पूर्वानुमान आज से सटीक होना शुरू हो गया है और आज सुबह से राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। और ये कहा जा सकता है कि इससे तापमान में गिरावट तो आई ही है, उसके साथ साथ मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों को हल्की राहत मिली है। कल 11 जून और 12 जून को फिर मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश के पहाड़ी जिलों में तेज बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी समेत अन्य जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है और चेतावनी दी है कि पहाड़ी जिलों में तेज बारिश होने से कहीं ना कहीं दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं। देहरादून से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों पर जब मौसम बदलता है तो उसके कुछ वक्त के बाद इसका असर मैदानी हिस्सों पर दिखना लग जाता है। दिल्ली एनसीआर तक भी इसका असर देखने को मिलेगा, जहां लोग बेहद परेशान हैं गर्मियों की वजह से। लेकिन पहाड़ों पर मौसम कैसा है आप इन तस्वीरों से देख लीजिए। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही ये मंडलों की तस्वीरें हैं। उत्तरकाशी जिले की तस्वीर आप देखिए, उत्तरकाशी शहर है और मौसम बदला हुआ है। जो नीचे नदी आप देख रहे हैं वो इस वक्त उसका वेग भी काफी है, क्योंकि ऊंचाई पर बारिश भी हो रही है। जो एक कोहरा है, कोहरे की एक चादर में लिपटा हुआ है ये खूबसूरत शहर। उसके बाद आप दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की देख रहे हैं, जहां पर मौसम बदला हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद तेज बारिश भी हुई। तस्वीरें पिथौरागढ़ की और अल्मोड़ा में बारिश के बाद का नज़ारा आपके सामने है। दिन के वक्त में लाइट्स जलाने पड़े, हेडलाइट ऑन करने पड़े, तब जाके गाड़ियां चली हैं, क्योंकि दिन के वक्त अंधेरा सा छा गया। दूर तक जो नज़र जाती है अल्मोड़ा से घाटियों तक, वो नज़र जो है वहाँ तक नहीं जा पाई और दिन के वक्त हेडलाइट जलाने पड़ी गाड़ियों को, तो अंधेरा छा गया और बारिश हुई है। तो 3 तस्वीरें हैं, उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। तो उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई। बारिश से जिला मुख्यालय, नगर पालिका क्षेत्रों में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। वहीं गंगा के किनारे रह रहे लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है। देखिए, जो नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और मानसून सीजन में जलस्तर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में नदी के किनारे सटे हुए जो घर होते हैं, जो मकान है, जो गांव है, वहां पर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। कोरोना से जुड़ी हुई मौत के मामलों में सारे रिकॉर्ड टूट गए। बीते 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। एक दिन में 6148 लोगों की मौत हुई है। यह बीते 24 घंटों का आंकड़ा है। यह आंकड़ा इसलिए डरा देने वाला है क्योंकि रफ्तार कम हो गई थी। 1 लाख से कम केसेस आ रहे थे कोरोना के, मौत के आंकड़े भी कम थे, लेकिन एकाएक मौत के आंकड़ों में उछाल, और इतना उछाल कि हर कोई हैरान। ये आंकड़े हतप्रभ करते हैं, ये आंकड़े हैरान करते हैं, डराते हैं, चिंताएं पैदा करते हैं। 6148 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। जब देश में अलग अलग राज्य अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं, उस वक्त में मौत के सारे रिकॉर्ड टूटना ये चिंताएं पैदा करता है। देश में अब तक 3,59,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, लेकिन बीते 24 घंटे का आंकड़ा 6148। विवेक हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विवेक, मौत के सारे आंकड़े टूट गए जब कोरोना के केस ढलान पर थे, प्रदेश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में मौत का आंकड़ा इतना, इसमें सबसे ज्यादा किस प्रदेश में मौत हुई है?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो मौतों का आंकड़ा है अभी लगातार घटता ही जा रहा था। कल की बात करें 21-2200 करीब कल मौतों की जो संख्या थी वो थी, लेकिन आज अचानक से 6148 लोगों की मौतों का जो आंकड़ा है सभी को चौंकाने वाला रहा है, क्योंकि अभी तक जो मरने वालों की संख्या है 3,59,676 पहुंच चुकी है। लेकिन आज के आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि जैसे अगर बात करें तो कोरोना के जो केसेस थे वो लगातार कम होते जा रहे थे। करीब 92,000 के करीब कल आए थे, आज जो आंकड़ा आज का भी 94,000 करीब है, तो 4 लाख के ऊपर पहुंच चुका था जो एक्टिव केसेस थे वो इतने पहुंच। लेकिन विवेक सवाल यहाँ पर यह है, विवेक यहाँ पर यह है कि क्या कोरोना और ज्यादा घातक हो गया कि अब जो संक्रमित हो रहे हैं उनकी जान जाने का खतरा ज्यादा हो गया? क्योंकि पहले जो केसेस आ रहे थे उसमें एक ये भी था कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, बेड्स की समस्याएं थी, उपचार नहीं मिल पा रहा तो मौत भी हो रही थी, वो आंकड़ा था। लेकिन यहाँ 6,000 जबकि अस्पतालों में अब बेड खाली हैं, इस तरह की कोई समस्या नहीं है, फिर 6,000 का आंकड़ा कैसे? हाँ बिल्कुल राजीव, देखो मैं आपको बता दूं जो ये संख्या बढ़ी है इसको लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों में अभी भी देखी जा रही है। लोग अभी भी लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से लगातार जो प्रयास है सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन सरकार लोगों को ये भी बोल रही कि अभी भी लापरवाही बिल्कुल ना बरते, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से ठीक नहीं है और अपने जो भी अपने 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इन सबका पालन करते हुए करें। लेकिन अभी लोग जो है लापरवाही कर रहे हैं। अभी देखे कई सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह अपने आप खबरें आई है जिसको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। तो लेकिन कहीं ना कहीं लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, जिस कारण ये मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी विवेक, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अगर हालात यही रहे तो यकीन मानिए कि वो फिर दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से आप सब लोगों को घर पर रहना पड़ेगा और मजबूरन रहना पड़ेगा। ये आंकड़े देखिए आप, ये आंकड़े डराते हैं। ऐसे वक्त में जब केसेस 1 लाख से कम, पहले 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे थे तो ये आंकड़ा नहीं था, लेकिन अब 94,000 के करीब केस आए, यानी कि एक बार फिर से केसेस बढ़े। कल की तुलना में फिर केसेस बढ़े, कल 92,000 के करीब जो है केसेस आए थे, आज 94,000 के करीब। लेकिन मौत के आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और पिथौरागढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मौसम बदल गया है। देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश यहां पर हो रही है और इस बारिश के बाद से तापमान में गिरावट आई है। पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर अच्छी बारिश हुई है, मौसम परिवर्तित, प्री मानसून की बारिश के बाद का ये नज़ारा है। काले बादल आसमान में और भिगो रहे हैं पिथौरागढ़ जिले को। और आज के दिन का मौसम विभाग का इसी तरह का अलर्ट है कि प्रदेश के सभी हिस्से आज भीग सकते हैं, सभी हिस्सों में बारिश हो सकती है। और अब अल्मोड़ा की बात करते हैं। अल्मोड़ा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। यहां पर देर रात से ही मौसम ने करवट बदली। यहां पर आसमानी गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश हुई। रात से ही यह बारिश जारी है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। अल्मोड़ा में भी गर्मी सताने लगी थी। दिन के वक्त में विशेष तौर पर चिलचिलाती धूप थी और वो धूप परेशान कर रही थी। दिन के वक्त में अल्मोड़ा से लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे थे, जरूरी हो रहा था तभी घरों से बाहर निकल रहे थे। अल्मोड़ा पहाड़ी जो है ये शहर है, ये जिला भी है और इस शहर में परेशानियां हो रही थी लोगों को, लेकिन अब तापमान में गिरावट आ गई है बारिश के बाद। तस्वीरें हम धारचूला की आपको दिखाते हैं, जहां पर दारमा घाटी के तिदांग से सीपू पैदल मार्ग में सूखा नाला नामक जगह पर ग्लेशियर आ गया और ग्लेशियर आने से एनएचपीसी बांच छिरकीला में आने वाले धौली नदी के पानी को इस ग्लेशियर ने रोक दिया। ये तस्वीरें दरअसल ये ग्लेशियर का एक हिस्सा है जो खिसक रहा है धीरे धीरे और उसने नदी के एक हिस्से को पूरी तरह से बहाव को रोक दिया और बहाव फिर एक दिशा में बढ़ा, तो काफी देर तक इसने पानी के बहाव को भी रोके रखा। ये ग्लेशियर पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, तवाघाट नेशनल हाईवे कनाली चीना में मलबा आ गया है और मलबा आने के बाद से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेशनल हाईवे पर मलबा आने की वजह से यह हाईवे बंद। तवाघाट नेशनल हाईवे कनाली चीना के पास बंद। बीआरओ नेशनल हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। देखिए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया है और इसके पीछे की वजह यही है, सड़क काटी गई, उसके पहाड़ चूंकि कटा, तो फिर ऐसे में जब ऊंचाई पर ज्यादा बोझ होता है तो वह बारिश होती है और वो नीचे गिरा था। सड़क पर ये मलबा आ गिरा है। बीआरओ इस वक्त प्रयास कर रहा है नेशनल हाईवे को खोलने का। चाइनीज ऐप के जरिए हजारों लोगों को करीब 250 करोड़ की साइबर ठगी के मामले का खुलासा होने के बाद अब इस मामले में स्टे लेने की होड़ लग गई। दिल्ली पुलिस ने आगे आकर साइबर ठगी के इस मामले का पर्दाफाश करने का दावा किया।
हालांकि साइबर ठगी के इस मामले का खुलासा 8 जून को उत्तराखंड पुलिस ने किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस को श्रेय लेने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी ट्वीट करके दिल्ली पुलिस को हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दे दिया। चाइनीज ऐप के जरिए 250 करोड़ की ठगी के मामले का खुलासा 8 जून को उत्तराखंड पुलिस ने किया था, जिसमें एसटीएफ ने बताया था कि लोगों की गाढ़ी कमाई को 15 दिन में डबल करने के नाम पर 91,200 लोगों से पैसे लिए गए और इस तरह से साइबर ठगों ने 250 करोड़ की ठगी को अंजाम दे दिया। इस साइबर ठगी का खुलासा करने वाली उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि पावर बैंक नाम के ऐप से ठगी होती थी। 15 दिन में पैसे डबल करने का झांसा दिया जाता था। 91,200 लोगों को इस ऐप के जरिए फंसाया गया। 250 करोड़ की साइबर ठगी अंजाम दे दी गई। ठग पवन पांडे को नोएडा से पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारी जो अभी तक की विवेचना है, हमारे उत्तराखंड में पहला केस 18 मई को, दूसरा 19 मई को रजिस्टर हुआ था और पिछले 20 दिनों के काम के बाद हमने जो है 7 जून को पहले अरेस्टिंग की है नोएडा से। तो उसके माध्यम से ये पता चला है कि ये लोग इसमें जो चाइनीज़ लोग इन्वॉल्व हैं और भी बाहर दूसरे नेशनल्स भी हो, इंटरनेशनल लोग भी हो सकते हैं। अभी तक चाइनीज़ लोगों का नाम सामने है और उन्होंने जो है स्टार्टअप के नाम से बहुत सारे और लोगों को इन्वॉल्व किया। उत्तराखंड पुलिस के खुलासे के ठीक एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने भी साइबर ठगी का खुलासा किया और दावा किया कि इस केस को सुलझाने का श्रेय दिल्ली पुलिस को जाता है। दिल्ली पुलिस ने जो खुलासा किया उसके मुताबिक चाइनीज ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी हुई। महज 1.5 महीने में 150 करोड़ की ठगी की गई। 97 लाख रुपए दिल्ली पुलिस ने बरामद किए। 11 लोग गिरफ्तार किए गए, कई की तलाश जारी। चीन से ये साइबर ठगी अंजाम दी जा रही थी। 11 करोड़ की रकम अलग अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज कराई गई। दिल्ली पुलिस के इस दावे के बाद कि इस केस को उसने क्रैक किया है, उत्तराखंड पुलिस ने भी बड़ा दिल दिखाया और इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि जानकर खुशी हुई कि हमारी दोस्त दिल्ली पुलिस ने 29 मई और बेंगलुरु पुलिस ने 1 जून को ही इस मामले का पता लगा लिया। इस साइबर क्राइम का सबसे पहला मामला उत्तराखंड पुलिस ने 18 मई को रजिस्टर किया था। भले ही हम कद और प्रोफाइल में छोटे हों, लेकिन हमारा दिल हिमालय की तरह बड़ा है। उत्तराखंड पुलिस के इस ट्वीट से साफ है कि वो इस केस का श्रेय लेने की होड़ में शामिल नहीं होना चाहती है। वहीं भले ही दिल्ली पुलिस ने इस केस का खुलासा एक दिन बाद किया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम ये दावा करने की कोशिश में लगी है कि इस केस को उसने ही क्रैक किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी मामले में उत्तराखंड के डीजीपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना। देखिए, ये जो साइबर फ्रॉड का केस है जो पूरे देश भर में फैला है और देश भर के लाखों भोले भाले लोगों के साथ इसमें धोखाधड़ी की गई है। कुल मिलाकर के एक पावर बैंक ऐप के माध्यम से ये लोग कहते थे कि हम जो है इसको आप डाउनलोड करें, इसमें पैसा इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा स्टार्टअप्स के थ्रू बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। ठीक है, किंतु वो स्टार्टअप कुछ नहीं था। इन्होंने धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस जीता और जब लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद ये गायब हो गए। इस प्रकार अगर हम देखते हैं जो ऐप को देखने से करीब 10 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया, तो हमारा अनुमान है कि कई लाख लोग पूरे देश के इसमें उनके धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हमारी जो अभी तक की विवेचना है, हमारे उत्तराखंड में पहला केस 18 मई को, दूसरा 19 मई को रजिस्टर हुआ था और पिछले 20 दिनों के काम के बाद हमने जो है 7 जून को पहले अरेस्टिंग की है नोएडा से। तो उसके माध्यम से ये पता चला है कि ये लोग इसमें जो चाइनीज़ लोग इन्वॉल्व हैं और भी बाहर दूसरे नेशनल्स भी हो, इंटरनेशनल लोग भी हो सकते हैं। अभी तक चाइनीज़ लोगों का नाम सामने है और उन्होंने जो है स्टार्टअप के नाम से बहुत सारे और लोगों को इन्वॉल्व किया। उनके माध्यम से, दूसरों लोगों के माध्यम से सेल कंपनीज बनाई और फिर सेल कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे को देश के बाहर भेजा गया। ऐसा अभी तक जो है हमें विवेचना से पता चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे बाद दिल्ली पुलिस ने भी 29 मई को केस रजिस्टर किया है, बेंगलोर ने भी 1 जून को केस रजिस्टर किया है और अब उन्होंने भी आज अरेस्ट वगैरह शुरू कर दिए हैं। हमारा तो कहने का ही मतलब है कि भाई पूरे देश के लाखों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है और पहली बार हमारी पुलिस ने इसको जो है एक प्रकार से उजागर किया है, पूरे देश के सामने खोल के रखा कि ऐसा फ्रॉड चल रहा है। तो
हम ये बाकी पुलिस को भी, हर स्टेट पुलिस को आगे आकर के अब जो विक्टिम्स हैं उनको राहत दिलानी चाहिए और इसमें हर जगह केसेस रजिस्टर होकर के ये जो विभिन्न लोगों ने अलग अलग कंपनियों के माध्यम से लोगों से फ्रॉड किया, पैसा जो साइफन ऑफ हुआ है, ये 250 करोड़ तो अनुमान है, मुझे लगता है 500 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, पर ये उत्तराखंड पुलिस का कटाक्ष और उत्तराखंड पुलिस का जो दावा है वो आपने सुन लिया। हमारे दो संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज राणा उत्तराखंड से, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, तो अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, पहले आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की हमने बात दर्शकों को सुनाई। उत्तराखंड पुलिस दावा करे कि 8 जून को ही हमने खुलासा कर दिया था, क्योंकि मई में हमारे यहाँ केस रजिस्टर हुआ था, हमने तो विवेचना शुरू कर दी थी। दिल्ली पुलिस क्या दावा करे, किस आधार पर करिए, और दिल्ली पुलिस की जांच क्या अलग रही उत्तराखंड पुलिस ने जो जांच की? देखिए राजू, जिस तरीके से उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सबसे पहले उनके यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद फिर दिल्ली में और बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई है। अगर दिल्ली की बात करें तो कल दिल्ली के जो साइबर सेल के डीसीपी है निश्चय राय, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये 150 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस ने भी जांच में पाया और 5 लाख लोग इसका शिकार हुए हैं। इसमें अगर बात करें 3 अलग अलग ऐप बनाए गए थे, जिसमें पावर बैंक ऐप है, सन फैक्ट्री ऐप है और इजेट प्लान ऐप है, जिसके जरिए लोगों से ठगी की जा रही थी। उनमें जो चाइनीज़ भी इन्वॉल्व थे, तो इसका उन्होंने खुलासा किया है। हालांकि पहले उत्तराखंड पुलिस ने जिस तरीके से कहा है कि उन्होंने खुलासा किया है, तो जाहिर तौर से बात है कि उनकी इनपुट से भी दिल्ली पुलिस ने इस तरीके के जो है आगे कार्रवाई की होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने खुद जो है 11 बजे एबीपी गंगा से बातचीत के लिए बुलाया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है और किस तरीके से इसका खुलासा किया है, उत्तराखंड पुलिस का इसमें कितना श्रेय रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर डीसीपी साइबर सेल दिल्ली पुलिस के उन्होंने 11 बजे एबीपी गंगा को बुलाया है और वहाँ पर तब सारी चीज़ें वो तफसील से बातचीत में रखेंगे। जी ठीक है, अविनाश आप हमारे साथ बने रहे। पंकज आपके पास आते हैं। पंकज, क्या कहीं ऐसा तो नहीं था कि उत्तराखंड में अलग केसेस आए हो, लोगों ने कंप्लेंट की हो, पुलिस ने जांच की और खुलासा किया हो, दिल्ली पुलिस ने भी काम किया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस को यह ना मालूम हो कि उत्तराखंड पुलिस भी इस पर कार्य कर रही है और खुलासा कर चुकी है? क्या ऐसा तो नहीं था? बिल्कुल राजीव, ऐसा हो सकता है क्योंकि अलग अलग जगह से इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पहले हरिद्वार के कनखल और श्यामपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज की, 2 युवाओं ने इसकी ठगी की मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज की थी। उसके बाद पुलिस ने यहाँ विवेचना शुरू की और विवेचना के आधार पर नोएडा से पवन कुमार आरोपी को गिरफ्तार किया। चाइनीज़ लोगों के साथ मिलकर एक ऐप जो बनाया गया था उससे ठगी की जा रही थी। लेकिन इसमें गंभीर बात यह है कि श्रेय चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी ने भी पहले गिरफ्तारी की हो, लेकिन बात यह है कि दोनों ही पुलिस मिलकर अगर इसमें आगे काम करें, आगे बढ़े, जो और गंभीर आरोपी इसमें है, बड़े आरोपी हैं, जो बड़े ठग हैं, उनको यदि गिरफ्तार करती है तो निश्चित तौर पर जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं, 10 लाख के करीब लोगों को पीड़ित होने की इसमें बात कही जा रही है, जिनका पैसा ठगा गया है। यहाँ पर मसला ये है ना कि श्रेय मिलता है, अगर क्रेडिट मिलता है तो फिर वो अंकों में भी दिखता है। उत्तराखंड को हाल ही में इस मामले में अंक भी मिले कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है यहाँ की पुलिस, लेकिन असल श्रेय अगर जाना चाहिए तो किसको जाना चाहिए? क्या वो दिल्ली पुलिस को जाना चाहिए या उत्तराखंड पुलिस को? पंकज, ये तकरीबन 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये गंभीर बात है कि दोनों पुलिस श्रेय लेने की बात कर रही हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए जो उत्तराखंड की एसटीएफ की टीम है, उन्होंने दिल्ली से पवन कुमार को पहले गिरफ्तार किया था, उसके बाद 8 जून को यहाँ खुलासा किया गया था। ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। खैर, श्रेय लेने की ये होड़ जरूर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर अब जरूरी ये है कि जो लोग पीड़ित हैं, जिनसे पैसा लूट लिया गया है, उसकी रिकवरी कैसे हो, उनको वो पैसा वापस कैसे मिले, इस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। 2 दिन की छूट के बाद आज फिर उत्तराखंड में बाजार बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, दही की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी और 11 जून को फिर से सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक बाजार खुलेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 15 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस में गिरावट जरूर है। बीते 24 घंटों में 513 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौत हुई है। 3088 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 3,35,478 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 3,13,379 लोग ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 9,258 एक्टिव केस हैं। कुल 6,849 लोगों की अब तक कोरोना से जान गई है। वहीं 8,386 सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी खबर पर बने हुए हैं लगातार। पंकज, आज के दिन दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन चहल पहल कैसी है? क्या लोग कोविड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बताएं, दिखाएं।
बिल्कुल अजीब, देखिए आज पूरी तरह से बाजार बंद है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दुखी खुली हुई हैं। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ कि पीछे देखिए कि चहल पहल जारी है। जो लोगों हैं उनकी आवाजाही यहाँ चल रही है। घंटाघर ये देहरादून का मुख्य चौराहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है। लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह के लिए आवाजाही कर रहे हैं। हो सकता है कि ये क्योंकि ऑफिस का वक्त भी होता है तो तमाम लोग अपने अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। हालाँकि पूरा बाजार बंद है, पूरा पलटन बाजार से लेकर जो भी ये मुख्य बाजार है उनको पूर्णतः बंद किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ दुकानें हैं जो हल्की फुल्की दुकानें खुली हैं, और इसके साथ साथ ही जो पुलिस फोर्स है वो अलग अलग चौरों पर तैनात हो गई है ताकि फिजूल में यदि कोई निकलता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाए। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही देखी जा रही है, लोग लगातार यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, जो भी गाइडलाइंस है कोरोना की उनका अगर पालन करते हैं, नियमों का पालन करना होगा। लोगों पालन नहीं करेंगे तो फिर से लॉकडाउन की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सभी कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बड़ी खबर, 19 जून तक कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाए गए हैं। पहले 12 जून को प्रदेश के सभी कॉलेज खुलने थे, 12 जून को खुलने थे, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 19 जून तक कॉलेजेस में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शासन ने गर्मी की छुट्टी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। निजी और राज्य के कॉलेजेस में यह आदेश लागू होगा।